बीजेपी की भी विधायक मेरे संपर्क में है। बीजेपी की भी विधायक मेरे संपर्क में है। 2020 में भी कुछ इसी तरह के बयान कांग्रेस नेता देते दिखे थे, जब भी कांग्रेस ने एक के बदले 2 विकेट लेने की बात कही थी। लेकिन तब का राजनीतिक माहौल अलग था। दल बदल की राजनीति उस वक्त कमलनाथ और सिंधिया के बीच तनातनी का नतीजा थी। लेकिन 2023 से पहले एक बार फिर किस पार्टी के नेता किसके संपर्क में हैं, इसको लेकर बयानबाजी तेज है। अब वो बयान सुन लीजिए जिस पर कमलनाथ ने यह दावा किया है। देखिए, कांग्रेस की जो दुर्दशा देश में हो रही है, पूरे देश के अंदर जिस तरह से कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बहुत लंबी लाइन है कांग्रेस छोड़ने वालों की। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन हरी झंडी दिखा देगी, उस दिन बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए आतुर हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार जो कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है, उसकी चिंता कमलनाथ जी करें। भूपेंद्र सिंह का दावा पुख्ता है या फिर कमलनाथ का, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तो साफ है कि दल बदल के फॉर्मूले को जनता ने भी कई बार नकारा है, फिर चाहे बात डबरा उपचुनाव की करें या फिर दमोह उपचुनाव की। वहीं कमलनाथ के दावे पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कांग्रेस को उसके घर की चिंता करने की सलाह दी है। मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ये अब केवल अपने विधायकों को रोकने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। वस्तुतः कभी भारतीय जनता पार्टी में डिवीज़न नहीं हुआ। डिवीज़न जब भी हुआ कांग्रेस में हुआ और भयानक हुआ है, बड़े से बड़ा हुआ है। इसलिए कांग्रेस अपने परिवार की चिंता करे, अपने घर की चिंता करे, क्योंकि उनके घर में उनके सर्वे और उन सर्वे में 40 के आसपास विधायकों की रिपोर्ट खराब आ रही। तो अर्थ ये है कि वहाँ असुरक्षित लोग महसूस कर रहे हैं, यहाँ सारे लोग सुरक्षित हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 21वीं सदी की राजनीति मौके की राजनीति की ओर बढ़ चली है। कुछ नेताओं के लिए उनका स्वार्थ ही सर्वोपरि है। कुल मिलाकर आया राम गया राम की ये राजनीति स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा को दागदार बना रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है एमएलए कांटेक्ट में हैं। अब किसके कांटेक्ट में हैं, कितने हैं, कैसे हैं, तो इसको समझना भी बहुत कठिन नहीं है। एक टर्मिनोलॉजी लोकतंत्र में हमेशा यूज़ होती है, फ्लोटिंग वोटर्स। फ्लोट से मतलब होता है जो बह जाते हैं, फ्लोटिंग, फ्लॉट करना। तो फ्लोटिंग वोटर्स वो वोटर्स होते हैं जिनका एक ही फलसफा होता है। दरअसल उनका फलसफा दम के साथ जुड़ा होता है। गुरु जिधर दम उधर हम। वो अंतिम समय तक देखते हैं ये चीज़ कि किस पार्टी में दम है, जिससे वो संबंधित पार्टी और उसके जनप्रतिनिधि के पास जाके कहते हैं, भाई साहब जन्म से जुड़े हैं हम तो आपसी, क्या बताएं, मतलब इस बार तो लग ही रहा था सब कुछ अच्छा होने वाला है। और ये मनुष्य की भी मनोवृत्ति है। कई बार आप और हम देखते हैं सार्वजनिक जीवन में कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें, और फिर अचानक से एक निर्णय हो जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव की तरफ चलें तो सरताज सिंह जी का जब निर्णय बदला भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाला, लेकिन आप ऐसे निर्णयों की जड़ तक भी ज़रूर पहुँचें और देखें। कांग्रेस में जो एक बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ हुआ, उसके पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता कह लीजिए या मान अपमान की गाथा कह लीजिए, वो एक बड़ा कारण बना। और अक्सर ऐसी चीज़ें ठीक से हैंडल नहीं की जाती हैं तो ये कहानी बन जाती है। और छोटे स्तर पर, इक्का दुक्का स्तर पर हम देखते हैं वहाँ जिधर दम उधर हम वाली बात भी है और कई बार मान अपमान की कहानी भी रहती है। और इसे कोई, भारत में जब से लोकतंत्र आगे बढ़ा है, शायद 1-2 चुनाव तक छोड़ दें, बाकी उसके बाद ये घटनाक्रम चलता ही रहा है। इस पार्टी के वरिष्ठ नेता को नहीं मिला टिकट, उन्होंने कहा ठीक है, या निर्दलीय लड़ेंगे या फला पार्टी के टिकट पे लड़ेंगे। और एक पार्टी तो ऐसी रही है जो इसको खूब कैश भी कराती रही है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सब नहीं भी जानते हैं तो कोई मतलब नहीं है। इतना समझ लीजिए कि एक बड़ी पार्टी रही है, उस पार्टी में तो घोषित तौर पर जैसे चंदा दिया जाता है, चंदा लेके टिकट दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें भी लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से दोनों दलों के नेता एक दूसरे को ये बात कह रहे हैं कि कांटेक्ट में हैं आपके लोग, तो वो गलत भी नहीं कह रहे। कांटेक्ट इधर से भी है, कांटेक्ट उधर से भी है। और चुनाव के समय किसका कांटेक्ट तगड़ा होगा, ये चुनाव के समय ही पता चलेगा। ये सही बात है, बीजेपी का पलड़ा भारी है कांटेक्ट वाली कहानी में, क्योंकि बीजेपी में दम है। बीजेपी
कांग्रेस से जिन लोगों को लेकर आई है उनके मान सम्मान की रक्षा और उनको महत्वपूर्ण ओहदे पर बिठाकर उनके साथ वही व्यवहार उसने किया है जो किसी अतिथि के साथ अपने परिवार में मिलने के बाद किया जाता है। तो बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और दूसरी तरफ बीजेपी में भी ऐसे लोग बेहिचक हो सकते हैं जो बीजेपी की रीति नीति को लेकर कहीं ना कहीं या अपने व्यवहार को लेकर खिन्न हो, और उनके पास चूंकि दो ही दलों की राजनीति है तो उनके पास कांग्रेस के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं। बहरहाल किसके दावे में कितना दम, और क्या 2023 के चुनाव में हमें 2019 की छाया बहुत साफ तौर पर दिखेगी और दनादन इधर से उधर की कुछ कहानी भी मिलेगी, ये तो सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। गोविंद मालू जी हैं इंदौर से हमारे साथ, वरिष्ठ बीजेपी के नेता, वरिष्ठ पत्रकार का भी ढेर सारा गंभीर अनुभव उनके पास है, तो दोनों ही नज़रिए से वो हमारे साथ रहेंगे। हालांकि पार्टी का धर्म पत्रकार पर भारी पड़ता है, लेकिन ठीक है, ये भी एक दायित्व है जिसको निभाना अपरिहार्य। अवनीश बुंदेला जी हैं, युवा नेता कांग्रेस के और प्रवक्ता। दिनेश जी, किस तरह आप देखते हैं? दोनों ही दलों के दावे हैं और कमलनाथ जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पत्ते काफ़ी अंदर अपने भीतर ही रखते हैं, और 2018 के चुनाव में हमने देखा था कि उन्होंने कई पत्ते खोलकर बीजेपी को भी थोड़ा चिंतन में डाला ही था। लेकिन उसके बाद का घटनाक्रम ज़रूर कांग्रेस को चिंता में डालने वाला रहा है। लेकिन आप दोनों ही दलों के नेताओं के इन बयानों को किस तरह देखते हैं? कांटेक्ट में हैं एमएलए जी। शरद जी, ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई अब शुरू हुई है, जो क्योंकि चुनाव का जिस तरह से माहौल मध्य प्रदेश में बना है, या अभी क्योंकि चुनाव जरूर दूर हैं, लेकिन जब पहुंचेंगे हम 2023 में तब तक बहुत सारे मुद्दे और जो है नेतृत्व सारी चीज़ें सामने होंगी। क्योंकि जब आप 51% वोटों का टारगेट रखते हैं तो आपके पास ऐसे लोग भी होने चाहिए जो वोटर को भी साथ लाएं। खुद आएंगे तो वोटर को भी साथ लाएंगे। और कांग्रेस में यदि जाते हैं तो उनके लिए भी एक वोट परसेंट जो है कि 51 से नीचे हमको भारतीय जनता पार्टी को रखना है, 40-42 पे ही रखना है, तो उनके लिए भी एक चुनौती है कि वो अपना वोट बैंक मजबूत रखें और भारतीय जनता पार्टी का कैसे कम करें। लेकिन हमने अभी देखा था ना कि यदि लोग दर बदलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जनता उनको स्वीकार करे, क्योंकि जनता जब वोट करती है तो बहुत सारे दूसरे मुद्दे पे रहते हैं। हमने उपचुनाव में भी देखा था कि इमरती देवी जैसे और भी कई नेता चुनाव हार गए थे। दमोह का उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दर बदल स्वीकार नहीं किया था। जनता तो ठीक है, कार्यकर्ता वहाँ पार्टी के लोगों ने भी स्वीकार नहीं किया था। तो ये कहना कि पार्टी में जो जाएगा भारतीय जनता पार्टी में वो जीत ही जाएगा या टिकट मिल ही जाएगा, वो भी आसान नहीं है। तो आप यही है कि वो मनोवैज्ञानिक लड़ाई है, इस पर वोटर पर शायद ये असर पड़े कि कांग्रेस जो है कमज़ोर है। ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई है और दोनों ही पार्टियां ये बताने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी, जैसा हमने कहा कि हर दृष्टि से उसकी मजबूती निर्विवाद है, इसलिए ये पड़ला जब बीजेपी की तरफ झुकने की तरफ बात उठती है तो एक परसेप्शन ये भी बनता है कि बीजेपी के साथ ही जाएंगे साहब ज़्यादा लोग, क्योंकि इसके पहले भी बीजेपी के साथ ही गए। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कौन किसके साथ है। लेकिन इस मनोवैज्ञानिक लड़ाई में कमलनाथ जी तमाम विषयों पर मौन साधे रहते हैं, वो नहीं बोलते, ये उनके स्वभाव का हिस्सा भी है। लेकिन ये विषय जब भी आता है तो वो कहते हैं मेरे कांटेक्ट में भी बहुत सारे लोग हैं। जी क्या कहेंगे बुंदेला साहब? देखिए शरद जी, सबसे बड़ी बात आप देखें, 3 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी भी आकर चले जाते हैं और अमित शाह भी आकर चले जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं शरद जी कुछ तो है। मतलब आप देखें, स्टेज पर आपने देखा अरविंद भदौरिया जी का कुर्ता पकड़कर वो नीचे बिठा देते, फाड़ते हैं। उमा भारती निरंतर अपने बयान बाण चलाती ही रहती, कभी डंडा मारकर, कभी पत्थर मारकर। तो शरद जी, और आप देखें कि सिंधिया जी का भी जो मामला देखें, अगर उसमें देखें तो केपी यादव, उनके ही जिन्होंने सिंधिया जी को परास्त किया था, वो खुद अपना दर्द बयां करते हैं जेपी नड्डा साहब से। मतलब यहाँ मध्य प्रदेश में संगठन से वो नहीं करते। इससे साफ जाहिर होता है शरद जी कि कहीं ना कहीं भाजपा में कुछ तो पकड़ा है, अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं कुछ तो समस्या है कि जिसके कारण हमेशा नरेंद्र मोदी जी 3 महीने के अंदर भाई। और सबसे बड़ी बात शरद जी, जो व्यक्ति पिछले 16 साल से मुख्यमंत्री का अनुभव लिए बैठा है, आदरणीय शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं तो मैं तो उनको आदरणीय कहूँगा शरद जी, भाषा की मर्यादा होती है। तो आदरणीय शिवराज जी 16 साल से मुख्यमंत्री हैं
उनके लिए आपको ये स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि नहीं, 2023 का हमारा चेहरा शिवराज जी ही होंगे। जब आप उनको विकास पुरुष कहते हैं, कई भाजपा के नेता तो उनको देवता तुल्य मानते हैं, तो आपको ये कहने की आवश्यकता कहाँ आई? मतलब कहीं ना कहीं शरद जी बात को स्वीकार करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पकड़ा है और आपके विधायक कहीं ना कहीं तितर बितर होने वाले हैं। देखिए 2018 के चुनाव के पहले देखें शरद जी, हमारा कोई सिटिंग एमएलए पार्टी छोड़कर नहीं गया था, लेकिन हाँ वहाँ के कुछ सिटिंग एमएलए, जिसमें संजय शर्मा जी का विशेष नाम है, तेंदुखेड़ा विधायक, वो कांग्रेस पार्टी में आए थे। और हम तो आप साफ कहते हैं चुनावी बेला नज़दीक है, और अगर इनके नेता भूपेंद्र सिंह जैसे वरिष्ठ नेता अगर इस तरह के बयान देते हैं शरद जी, तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना, आप जबरदस्ती आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं और आप एक डर क्रिएट करने का प्रयास करें कि मेरे पास तमंचा है। आपको मालूम तमंचे में गोली नहीं है, गोली खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक फिल्मी स्टाइल, मेरे पास तमंचा, उसमें 5 गोली हैं, उसमें 5 गोली आई, 5 गोली हैं। तो इसलिए आप कहीं ना कहीं डर क्रिएट करने का प्रयास करें। वास्तविकता यह है कि आपके खुद अंदर से आप डरे हुए हैं। देखिए, समीक्षकों का सिरा ये भी कहता है कि बीजेपी होमवर्क बड़ी मजबूती से कर रही है। आपके यहाँ शायद कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है कि राहुल गांधी जी लंबे समय से नहीं आते हैं, मुकुल वासनिक जी के भी चक्कर कम लगते हैं। आप लोगों का सर्वे शायद ये बता रहा होगा कि आपकी संभावनाएं बहुत उज्जवल हैं, ये वजह हो सकती है। बीजेपी किसी मुगालते में रहने वाली पार्टी शायद नहीं है, समीक्षक ये भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने दम लगाया और इसीलिए अब नारा दिया है डबल इंजन की सरकार। बहरहाल इस पर क्या नज़रिया है, गोविंद जी ज़्यादा रोशनी डालने के लिए बेहतर पार्टी की तरफ से नज़रिया रखते हैं। राजनीतिक पंडितों का जो सोच है वो ये कहता है कि बीजेपी अब किसी भी स्टेट को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से साथ रखकर जीत के इरादे से आगे बढ़ रही है, इसीलिए वो बहुत फोकस करके चली। बहरहाल गोविंद जी क्या कहते हैं, बताइए गोविंद जी। सही कहा शरद जी आपने। मुझे साहिर लुधियानवी की ये पंक्तियां याद आती हैं। गुज़श्ता घर ही जले मगर अजब नहीं कि परछाइयां भी जल जाए, गुज़श्ता जंग में पैकर जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयां भी जल जाए। तो भूपेंद्र सिंह जी ने जो कहा और जो घटनाक्रम है पूरे देश का कांग्रेस के लिए, वह यही बयां करता है, चाहे गुजरात की कहानी हो, आसाम की हो या केंद्र की। जो पार्टी बिखराव की तरफ है, जो अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बजाय किसी मैनेजर को अपना मालिक बनाना चाहती है, उनकी जो स्थिति है उसको हम देख सकते हैं। केवल अपने कार्यकर्ताओं में आशा जगाने के लिए कुछ भी कह देना वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो पहले भी इन्होंने काफी डोरे डाले। और दिनकर की वो पंक्तियां मुझे याद आती कि उल्टे हरि को बांधने चले, जो था साध्य उसको साधने चले। तो कई बार कोशिश की उन्होंने पार्टी को तोड़ने की, विधायकों को खरीदने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता टस से मस नहीं हो, क्योंकि इस विचार से बंधे हुए। कांग्रेस एक डूबता जहाज है और सबको पता है कि कई लोग उसमें जो जन सरोकार से जुड़े हैं, उनको ये मालूम है कि जनता के बीच में यदि हम जाएंगे तो हमें मुंह की खानी पड़ेगी। हम जन कल्याण यदि चाहते हैं, विकास चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं और हम चाहते हैं प्रदेश की बेहतरी, नागरिकों की बेहतरी, तो जो सरकार अच्छा काम कर रही है, गुड गवर्नेंस दे रही है, क्योंकि अभी गुजरात के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने भी यही कहा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के लिए, उसकी गवर्नेंस के लिए। तो ये एक जन आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति में जो पार्टी लगी है और जो काम कर रही, उसके साथ जाना चाहता है व्यक्ति। और जहां पर कोई संभावना नजर नहीं आती, वहां उस पार्टी को गुड बाय कहकर और किसी दल में चला जाए। जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में आए, किसी भी दल में जा सकता है। तृणमूल कांग्रेस में आसाम के प्रदेश अध्यक्ष चले गए और सुष्मिता देव चली गई, तो ऐसे कई सारे लोग। लेकिन कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं को एकजुट रखना चाहिए। अभी 50 लाख सदस्यता का शायद लक्ष्य रखा था, लेकिन वो 25 लाख पे सिमट कर रह गया। कांग्रेस का संगठन शुरू से किस ढर्रे पर चल रहा है, 1969 के बाद क्या स्थिति संगठन की हुई,
वंशवाद, परिवारवाद कैसे हावी हुआ, ये पूरा देश जानता है। चलिए सर, मैं लौटता हूं दूसरे राउंड की तरफ, मैं आता हूं आपकी तरफ। दिनेश जी, ये एक बड़ा मौजूद सवाल है। हार्दिक पटेल जिस स्वर में बोल रहे हैं, ये चुनौती है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस के लिए आप इसको इस तरह से खारिज भी नहीं कर सकते कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित तौर पर जब इस तरह के चेहरे, हार्दिक पटेल गुजरात में परिवर्तन का एक चेहरा बनकर उभरते नजर आए थे, और भी उनके साथ एक तिकड़ी उभरी थी वहाँ पर, और उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी हार्दिक पटेल रहे थे। लेकिन ये जिग्नेश की बात करें या हार्दिक पटेल की बात करें, लेकिन ये धीरे धीरे सभी नेताओं का ये जो कांग्रेस से मोहभंग हुआ, मोहभंग किस कारण से हुआ ये भी कोई बहुत छिपी बात नहीं है। कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ी, 2 सांसदों की पार्टी होने वाली पार्टी 80 और 84 तक, वो पार्टी जिस तरह आगे बढ़ी तो विचार का तत्व मजबूत था। बहुत कठिन होता है जब आप सत्ता में नहीं होते हैं, राज्यों में आपकी सरकारें नहीं होती हैं, आपके वरिष्ठ नेता या तो विरोध प्रदर्शन के दौरान जेल में होते हैं, या आपके आंदोलन बुरी तरह उनको क्रश करने की भी कोशिश होती है कई बार। इन परिस्थितियों से अगर आप निकलते हैं तो आपका विचार का तत्व बड़ा मजबूत माना जाता है। कांग्रेस की हम पहले भी बात कर चुके कि आपको यही चुनौती लगती है कि वो अभी भी संघर्ष के इस रास्ते को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाई है? जी, कांग्रेस उसी मुद्रा में है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जितनी पुरानी पार्टी, और उसे लगता है कि वो नेचुरल एक सरकार में रहने वाली पार्टी, और वोटर देर सवेर उसको वापस सत्ता में लाएंगे। एक उसका एक कहीं ना कहीं ये सोच तो है। लेकिन जो समस्या है वो ये कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हो गए। आप पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस का जो वोटर इन दलों की तरफ गया है, वो कांग्रेस की बड़ी चुनौती है, और इस वोटर को वापस लाने का कोई विकल्प कांग्रेस के पास नहीं है कि वो आ जाए। और जब हम मध्य प्रदेश की तरफ देखते हैं, राजस्थान की तरफ देखते हैं, छत्तीसगढ़ को देखते हैं, तो यहाँ सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि ये आखिरी गण हैं कांग्रेस के। यदि इन पर चोट की जाए तो फिर देश में कई सालों तक भाजपा के सरकार में बने रहने का जो रास्ता है वो साफ हो जाता है। जो आप हार्दिक पटेल जी की जो बात कर रहे थे, राजनीति में देखिए हर दल में ऐसे नेता होते हैं जिनमें थोड़ा सा पेशेंस नहीं होता। रातों रात आप जो है ना तो सियासत बदल सकते हैं, ना लोगों की का सोच बदल सकते हैं। क्योंकि गुजरात में भी यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो उसमें नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका है कि वो लगातार उन्होंने उसको मजबूत किया है। अब यदि वहाँ कांग्रेस की वापस लाना है तो वहाँ के हार्दिक पटेल से लेकर हर कार्यकर्ता को एक मजबूती से वहाँ काम करना पड़ेगा। तो ये जो चुनौती है कि कांग्रेस ऐसे नेताओं की कमी हो गई है जो संघर्ष करना जानते हों, और ऐसे नेता कांग्रेस के पास अब आ भी नहीं रहे हैं। और जो पुराने नेता हैं जिन्हें हम थके हुए चेहरे कहते हैं, वही अभी परिदृश्य पर दिखाई दे रहे हैं, और ये भी एक कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। बुंदेला साहब, चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती तो ये है कि कांग्रेस परिश्रम के उस रास्ते की तरफ चाहकर भी शायद बढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि रणनीतिकार चाहिए, चेहरे हैं आपके पास। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छा विकल्प रही, लेकिन अमित शाह जी की तरह कोई ऐसा स्ट्रैटेजिस्ट नहीं था जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की ज़मीनी हकीकत को समझकर उनके लिए आगे का रास्ता साफ करता हुआ चलता। इसी तरह दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को तो छोड़ दीजिए, यहाँ आपकी लीडरशिप भी मजबूत है, आपका कैडर भी मजबूत है पार्टी का। बीजेपी से तुलना करें तो ज़रूर 18 ठहर सकता है, 19 ठहर सकता है, लेकिन फिर भी ये तमाम चीज़ें। लेकिन फिर भी यहाँ पदयात्राएँ नहीं हैं, संघर्ष की गहरी गाथाएं नहीं हैं। आपके प्रभारी जो भी हैं मध्य प्रदेश के, उनका सघन रूप से आना जाना नहीं है। और राहुल जी तो मुझे लगता है कि उनका कहीं ही बहुत सघनता से केरल के अलावा इन दिनों आना जाना नहीं है, तो मैं उनके लिए तो नहीं टिप्पणी कर सकता। लेकिन जिस तरह से एक पार्टी की नींव रखी जाती है, मजबूती से उसके नेता रखते हैं, उसमें तो कुछ कमी दिखती है। देखिए शरद जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, छत्तीसगढ़ राजस्थान का आपने उदाहरण दिया। इससे इस बात का तस्दीक होती है कि जहाँ भी जिस राज्य में जो पार्टी सत्ता में रहती है, उस पार्टी का संगठन कैडर बहुत मजबूत दिखाई देता है।
15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और अगर आज 2-2.5 साल में उनका कैडर ढह गया है, उपचुनाव भी वो नहीं जीत पा रहे हैं और 2-2.5 साल में वहाँ कांग्रेस मजबूत दिखी, तो सरजी जी इसका साफ जीता जागता उदाहरण है कि वहाँ सत्ता में कांग्रेस है। मध्य प्रदेश की भी अगर बात करें, 2018 में सरकार हमारी बनी तो यहाँ भी 15 महीने यही चर्चा चलती रही कि कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस की रणनीति ज़्यादा स्ट्रांग थी भाजपा से, इसलिए कमलनाथ जी की सरकार बनी। अच्छा, एक अगर आपने प्रियंका जी का उदाहरण दिया तो बड़ी अच्छी बात है शरद जी। उसका कारण ये शरद जी कि हम कभी भी जो धार्मिक विषयों पर या इस तरह की बयान कांग्रेस पार्टी नहीं देती, ना हम इस तरह की राजनीति करते हैं। अमित शाह जी अभी कितना अच्छा कल बोल के गए मध्य प्रदेश में। अमित शाह जी किसी राज्य का चुनाव होने दो, उत्तर प्रदेश में आप उनके बयान याद कर लो, अब्बा जान, टोपी वाले, मतलब आपका ऐसे लगता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, स्प्लिट पर्सनैलिटी। मतलब भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों या योगी साहब हों, ऐसे लगता है शरद जी कि ये लोग ये चेंज हो गए हैं और ये चुनावी जो बेला में ये अपने आप को इतना चेंज कर लेते हैं। इनके बयान में हर बात में हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवाद, खोखला राष्ट्रवाद जो ये बनाने का प्रयास करते हैं वो झलकता है। बहरहाल सर जी, मैं अभी एक विवाह समारोह में था, एक भाजपा के बड़े मंत्री हैं वर्तमान में, नाम उजागर नहीं करूंगा, वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, उनसे किसी कांग्रेस नेता की चर्चा, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, तो वही बात हुई कि भाई अब ये आएंगे वो जाएंगे, तो उस समय उन मंत्री जी ने कहा, बड़ी शायराना अंदाज में कहा कि क्यों बनाते हुए कागज के महल जिनको एक दिन तुम खुद ही मिटा दोगे। आज कहते हो इस कांग्रेसी से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगे। तो मतलब इस तरह की बात शरद जी उनने कई शायराना अंदाज में मुझे याद, मतलब मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि मंत्री जी का दर्द जबरदस्त था। ठीक है, आज वो बड़े ओहदे पर हैं, शिवराज सरकार में मंत्री हैं शरद जी, लेकिन उनकी स्थिति क्या है, उनकी इस पीड़ा से मैंने खुद उस चीज का गवाह हूं। लेकिन कुछ मर्यादा होती है समाज की, मैं उनका नाम नहीं उजागर, लेकिन मैंने ये देखा है और ये स्थिति आज भाजपा में शिवराज सरकार में चल रही है। सिंधिया जी आप देखें, कल का घटनाक्रम देख लें या सिंधिया जी का भी देख लें कि सिंधिया जी जिस तरह से पहले आते थे, शिवराज जी का भी आप देखें, शिवराज जी ने मंत्रिमंडल गठित करने में कितनी तकलीफें आई, उनने विषपान करने तक की बात कही थी शरद जी। तो ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, आज वो सत्ता में शरद जी वो बड़े दिख रहे हैं, मजबूत दिख रहे हैं, कल जब सत्ता में नहीं रहेंगे तो हम यहीं बैठकर चर्चा करेंगे। अवनीश जी, इन तमाम चीज़ों से आपकी सरकार कैसे बन जाएगी ये गणित हमें समझ नहीं आता। जनता कि अगर बीजेपी में ये कमजोरी है तो उसका जवाब होना चाहिए आपकी ताकत क्या है। जी सर, अगर बीजेपी यहाँ कमजोर है तो हमारी ताकत है। उनके यहाँ अगर गुटबाजी का आरोप आप लगाते हैं तो आपको बहुत स्पष्टता ये जनता को मैसेज देना पड़ेगा अपने आचरण से, हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि बीजेपी का कैडर बहुत मजबूत है या आरोप दूसरे आप लगाते हैं, आप अगर ये सोचते हैं कि यहाँ बीजेपी कमज़ोर होती चली जा रही है तो हमें ताकत मिलती चली जाएगी, ये उम्मीदें आप कई चुनावों में लगा चुके हैं। और जो नतीजे सामने हैं हालिया 4 चुनावी नतीजों के, जिसमें गोवा और उत्तराखंड में तो कांग्रेस का बहुत अपर हैंड माना जा रहा था, कांग्रेस की तरफ से भी, समीक्षकों की तरफ से भी। तो कुछ जमीनी हकीकत और सच्चाई, वो अपने माइनस को पकड़ के प्लस कर लेते हैं। आप ये मानते हैं कि इनका माइनस माइनस ही रहेगा और वो आपके लिए प्लस नहीं हो पाता। गोविंद जी क्या कहेंगे? शरद जी आपने सही कहा, कांग्रेस को अपनी स्पष्ट नीति और उन्होंने जो 60 साल में किया उसका प्रायश्चित जनता के सामने करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हमारी पार्टी की कमजोरी क्या है, आपकी ताकत बन जाएगी वो। तो ये भ्रम में रहेंगे और दिन में तारे गिनते रहेंगे कि हमारी ये कमजोरी है। इन वचन पत्र आया था, वचन पत्र 15 महीने लगे और 15 महीने में उस वचन पत्र पर कितना काम हुआ, कौन सी चीजें थी जो 10 दिन में इनको घोषणा कर देते, वचन पत्र निभाते, वचन पत्र के जो भी उसमें उन्होंने वादे किए थे उसको, लेकिन वो नहीं निभा पाए। जनता ने उसको परखा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में जो करारी शिकस्त कांग्रेस की हुई, कांग्रेस आत्ममुक्तता की स्थिति में, एक विपक्ष के रूप में उसको जो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, वो कुर्ता खेचा, चरित्र हनन की राजनीति, ये सब बचकाने बातें करते हुए वो लोग कि वो मिले थे, फिर वो शिवराज जी के मंत्रिमंडल में बड़े ह्यूमिलेट हो रहे हैं लोग, इस तरह की बातें करके आपको कौन सा लाभ होने वाला है? गोविंद, लेकिन एक प्रश्न ये है कि गोविंद मालू जैसे सीनियर लीडर जो जीवन के अपने चौथे चरण को स्पर्श कर रहे हैं और अभी भी खूब सक्रिय हैं और खूब उनके भीतर ताकत और शक्ति है,
और आपकी तरह हज़ारों कार्यकर्ता हैं। ठीक है, वो कभी खुलकर ना कभी कहेंगे कि विधानसभा का ये टिकट इस जगह से दीजिए हमें, कब तक इंतज़ार करेंगे, क़यामत तक थोड़ी इंतज़ार होता है। ये आपकी चुनौती है। और दूसरा, जो मेहमान आपके यहाँ एक दरवाज़ा खोल दिया गया है, बीच बीच में आपके यहाँ बयान आ जाता है, उसके लिए भी कोई ना कोई तो लिमिट, नो वैकेंसी का कोई बोर्ड तो लगाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो ये आपके हितों की ही कुर्बानी हो जाती है कई बार। इस पर भी विचार तो करना होगा बीजेपी को। देखिए शरद जी, पार्टी बड़ी हो जाती है जब सर्वग्राही सर्वस्पर्शी भारतीय जनता पार्टी बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम दलों का सवाल नहीं है, हम हमारे विचार को आगे बढ़ाने के लिए जो आएगा उससे अनुप्राणित होकर आएगा, जो उससे प्रेरित होकर आएगा, जो उसको अंगीकार करेगा, हम उसको लेकर हम आगे की यात्रा को शुरू करेंगे। लेकिन मुझे वो सलीम जावेद का संवाद याद आता है जिसमें अमिताभ बच्चन अपनी बड़ी मजबूत आवाज में कहते हैं, उफ तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श। सर कब तक उसूल और आदर्श? कभी तो आप भी तो चाहते होंगे, आपके जैसे मैं आप ही में अक्स देख रहा हूं हजारों कार्यकर्ताओं का। देखिए, मैं आपका कहना अपनी जगह, आपकी भावनाएं आपने प्रकट की, लेकिन समीकरण होते हैं कुछ जगह राजनीति में भाग्य भी काम करता है। लेकिन हम अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए और अपनी गुणवत्ता प्रामाणिकता कायम रखते हुए काम करते रहे तो कोई भी एक दिन उसको नकार नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की विशेषता भी है, खूबसूरती भी है। समय लगता होगा, लेकिन उसको विलंब से ही सही, लेकिन उसको उसका उचित सम्मान, उचित। चलिए, शक्ति तो है। कई बार मैं आपकी इस बात को भले इस रूप में लूं कि कई बार कार्यकर्ता को वो एक निर्वासन की तरफ भी बढ़ चलता है, लेकिन उसके बाद भी वो दुखी जरूर होता है, लेकिन ना वो विरोध करता है, ना सामने आता है, ना मुखालिफत करते हुए बगावत करके चुनाव मैदान में उतरता है। अब आप इसको जिस रूप में भी देखें, आपको जोड़ना चाह रहे थे अवनीश जी। देखिए शरद जी, फिर संक्षेप में 15 सेकंड इतना ही कहूँगा, बात वही आ गई फिर से कि ये कांग्रेस की बुराइयां गिनाते रहते हैं। भैया, देश और प्रदेश वर्तमान में बड़ी बुरी स्थिति में, उसके ऊपर अगर कोई चर्चा कर ले, कांग्रेस पे दोषारोपण करने से अच्छा है थोड़ा सा आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लें तो ज्यादा अच्छा। कांग्रेस जैसी है वैसी 60-70 साल पहले भी थी, आज भी है और बनी रहेगी। मालू साहब, मैं बस निवेदन है कि जनता के हित का ध्यान रखें बस। दिनेश जी, बहुत 15 सेकंड में जवाब चाहूंगा आपको। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ तो झुकाव समझ में आता है, लेकिन चुनाव के पहले कुछ बीजेपी में भी हलचल हो सकती है? देखिए, राजनीति में कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती, क्योंकि हमने देखा था कि ऐसे लोग 18 में पार्टी छोड़े थे उन्होंने, जिनकी कल्पना आप नहीं कर सकते, जिन्हें घर बैठना चाहिए। तो ये संभावना हमेशा बनी रहती है, और जिसमें महत्वाकांक्षा यदि नहीं होगी तो फिर वो शायद मेरे ख्याल से ऐसा दृश्य फिर उत्पन्न ना करे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हम भी भारतीय लोकतंत्र में वो दृश्य कभी नहीं देखना चाहेंगे। आज की युवा पीढ़ी जैसे कहती है कि 3-3 ऑफर लेटर जेब में लेके घूम रहे हैं भाई साहब। फला मल्टीनेशनल कंपनी भी बुला रही है, यूएसए से भी ऑफर है, और स्विस कंपनी भी बुला रही है। तो ऐसा ना हो कि ये ऑफर लेटर वाले ये भाई साहब लोग जो हैं, ये इधर भी ऑफर लेटर रखते हैं, उधर भी ऑफर लेटर रखते हैं, और इस ऑफर लेटर के सहारे ही कई बार खेल भी कर जाते हैं। तो ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया गोविंद जी, बहुत धन्यवाद अवनीश जी, बहुत धन्यवाद दिनेश जी। आगे देखिए अफसरनामा। छत्तीसगढ़ आदिम जाति कल्याण विभाग की कमिश्नर IAS शम्मी